प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। अब तक हमारे इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हुए हैं वो वीडियो में मैंने बोर्ड पर लिखते टाइम इंग्लिश का प्रयोग किया है, जिससे हमारे जो हिंदी भाषी छात्र हैं, जो हिंदी माध्यम वाले जो छात्र हैं, उनको थोड़ा परेशानी हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि सर, अगर हम बोर्ड पर भी आप अगर हिंदी में लिखें, एक्सप्लेन तो मैं मोस्टली कोशिश कर रहा था कि हिंदी में ही कर रहा था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बोर्ड पर जो आप लिख रहे हैं उसको भी हिंदी में लिखें। तो मैं उनके सुझाव को मान रहा हूँ। इस विषय में मेरी वार्ता अपने पूर्व छात्रों से हुई, तो उन्होंने भी मुझे सुझाव दिया कि हमारा जो ये चैनल बनाने का उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि हम ऐसे गांव दूरस्थ क्षेत्र के बच्चे जो हिंदी माध्यम के हैं, जो ऑफलाइन क्लासों में नहीं पहुंच पाते, जिस भी कारणवश वो नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी इन समस्याओं को दूर किया जा सके। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं फिर से 11th और 12th की क्लास के जो वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं इंग्लिश में जहां प्रयोग हो रहा है, उनको मैं पुनः एक बार फिर से हिंदी में लिखकर बोर्ड पर और हिंदी में ही एक्सप्लेन करते हुए मैं फिर से एक बार स्टार्ट करना चाह रहा हूं। तो 11th क्लास में तो मैं परमाणु संरचना पढ़ा चुका हूं, जो भी 6-7 वीडियो आए, कंप्लीट तो नहीं हुआ था, लेकिन मैं फिर से एक बार परमाणु संरचना तो 11th क्लास का स्टार्ट कर रहा हूँ। हालांकि हम 12th की वीडियो में नेक्स्ट यूनिट से ही आगे बढ़ते रहेंगे। जो मैंने पहले पढ़ा दिए उसको मैं मतलब आगे हिंदी में फिर से एक बार वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम 11th क्लास का, चूंकि स्टार्ट हमारा केमिस्ट्री 11th क्लास से मेनली होती है, तो उस परमाणु संरचना को मैं फिर से एक बार, जो हमारे वीडियो पहले आ गए हैं उनको भी इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं जो भी लिखा हुआ है, नहीं तो मैं पुनः से एक बार फिर से हिंदी में स्टार्ट कर रहा हूं और हिंदी में पूरा बोर्ड पर लिखकर मैं कोशिश करूंगा कि आपको ठीक से समझा सकूं। यदि आपके कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव आते हैं तो आप उन्हें कमेंट के माध्यम से या मुझे फ़ोन कॉल करके बता सकते हैं। उन पर विचार करके जो भी आपके लिए हितकर होगा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप तक एक अच्छी नॉलेज के साथ इस केमिस्ट्री को पहुंचाया जा सके। साथ ही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जैसे ही कोई यूनिट कंप्लीट हो, जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होगा, तो उसकी पूरी एक्सरसाइज आपको मिले। साथ ही कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, माने आप समझिए कि एक चैप्टर से लगभग 50 से 100 क्वेश्चन हम बहुविकल्पीय प्रश्न सोल्व करेंगे, जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में तो प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा ही होगा, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम के बाद हम कंपटीशन देने वाले हैं, जहां पर हमारा केमिस्ट्री विषय आएगा, तो आप वहां के लिए बिल्कुल तैयार रहें। जैसे हमारे बड़े एग्जाम है, IIT है, नीट है, या जो अदर यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम हैं, उनमें आपका प्रदर्शन इस रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा हो सके। तो आइए शुरू करते हैं फिर से एक बार परमाणु संरचना। ये जो चैप्टर है परमाणु संरचना, मैं बहुत बार बच्चों को बोलता हूं कि जो ये सिलेबस मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं, ये NCERT बेस्ड सिलेबस है। तो NCERT बेस्ड सिलेबस को हम पूरा पढ़ेंगे। उस चैप्टर के अंदर क्या है, चैप्टर की एक्सरसाइज क्या है, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो मैं बच्चों को कई बार बोलता हूं कि आप जो केमिस्ट्री NCERT है वो 2 बुक है, उन 2 बुक में से जो पहली बुक है उसमें एक चैप्टर है परमाणु संरचना, एक है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो चैप्टर नंबर 3 है, और एक है रासायनिक आबंधन। तो ये 3 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि इन 3 चैप्टर से केमिस्ट्री का बेस तैयार होता है। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें थोड़ा फिजिक्स भी आएगी। तो जो जैसे जैसे वो टॉपिक आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, और हम इसको एक बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ने वाले हैं, बहुत क्रमबद्ध तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। और जैसे जैसे जो टॉपिक पढ़ते जाएंगे मैं आपको हाईलाइट के तौर पर वो सब बताता जाऊंगा। तो आज हम परमाणु संरचना स्टार्ट कर रहे हैं। इस परमाणु संरचना चैप्टर को आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 शब्द लिखे हैं, परमाणु और संरचना। तो सबसे पहले हमें परमाणु जानना है, परमाणु होता क्या है, और संरचना का मतलब होता है कि वो दिखता कैसा है, उसके अंदर क्या होता है, वो क्या है वास्तविक रूप में, उसकी संरचना कैसी है। तो ये हमने पढ़ना है। तो ये बहुत अच्छी यूनिट है। कैसे इस यूनिट में इस चैप्टर में किस वैज्ञानिक ने कब क्या कहा, उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों की थ्योरी फेल होती है, फिर नए सिद्धांत आते हैं, तो वो सब चीजें हमने जाननी है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं परमाणु से। तो परमाणु क्या होता है? देखिए, इस शब्द का जो सबसे पहली बार जिन्होंने इसको परिभाषित करने की कोशिश की, जिन्होंने इस परिचय कराया परमाणु से, वो हमारे भारतीय संत
भारतीय संत जो कि दार्शनिक भी थे और उनका नाम है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने सबसे पहले इस शब्द को, परमाणु को इंट्रोड्यूस किया, परमाणु से परिचय कराया। ये संस्कृत का शब्द वो कहते हैं कि ये संस्कृत का शब्द है परमाणु, इसे हिंदी रूपांतरण करके नाम दे दिया गया परमाणु। महर्षि कणाद के बाद बहुत सारे पश्चिमी देशों के दार्शनिक हुए, अरस्तु, प्लेटो। उन्होंने भी ऐसा माना कि जो इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हमें दिखती हैं, वस्तुओं को ही हम द्रव्य कहते हैं, विज्ञान की शुद्ध भाषा में द्रव्य हम उनको कहते हैं, कि जो द्रव्य होता है वो द्रव्य जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं परमाणु। ऐसा महर्षि कणाद बहुत पहले कह चुके थे। उनकी इस बात को उन पाश्चात्य जो दार्शनिक हैं, प्लेटो, अरस्तु, उन्होंने भी इस बात को माना कि जो भी इस पूरे ब्रह्मांड में हमें वस्तुएं दिखती हैं जिन्हें हम द्रव्य कहते हैं, वो द्रव्य बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उन छोटे छोटे कणों को बोला जाता है परमाणु। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु जो भी हमें वस्तुएं आंखों से दिखती हैं या आंखों से नहीं दिखती होती हैं, क्योंकि बहुत सारा द्रव्य ऐसा भी होता है ना जो हमें आंखों से नहीं दिखता, जैसे वायु, तो वो जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उन छोटे छोटे कणों को बोलते हैं परमाणु। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए 1808 में, जिनका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन इस परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम। एक्चुअल में ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है एटम। तो ग्रीक भाषा में एटम का मतलब होता है अविभाज्य। इंग्लिश में इसको कहें तो इनडिवाइजिबल कहते हैं, तो अविभाज्य। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटम जो है वो अविभाज्य है। ग्रीक भाषा में एटम शब्द का मतलब होता है इंडिवाइजिबल, मींस अविभाज्य। तो परमाणु खुद में अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब होता है कि ये टूटता नहीं है, टूटता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं जो आपको आंखों से दिखती हैं या आंखों से नहीं दिखती, अर्थात जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनमें द्रव्य, जिन्हें हम द्रव्य कहते हैं, उन द्रव्य का सबसे छोटे से छोटा कण कहलाता है परमाणु, एटम, परमाणु। परमाणु स्वयं में अविभाज्य होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे छोटा कुछ नहीं होता, परमाणु से छोटा कुछ नहीं होता। मतलब परमाणु किसी से मिलकर ही नहीं बना होता, और जब परमाणु किसी से मिलकर नहीं बना होगा तो वो किसी में टूटेगा भी नहीं। तो इसका मतलब कुल मिलाकर जो जॉन डाल्टन की बात है वो ये है, जब जो यही सबसे पहले ये परमाणु को परिभाषित करते हैं, और इनके अनुसार परमाणु की परिभाषा है किसी भी पदार्थ का या किसी भी द्रव्य का वह छोटे से छोटा कण जिससे मिलकर वो पूरा द्रव्य बना है, पूरा पदार्थ बना है, उस छोटे से छोटे कण को, उस सूक्ष्मतम कण को कहते हैं परमाणु। परमाणु स्वयं में अविभाज्य होता है क्योंकि परमाणु किसी से मिलकर नहीं बना होता, अर्थात परमाणु को आप तोड़ नहीं सकते। तो इतनी सबको क्लियर हो गई होगी बात परमाणु को लेकर। जॉन डाल्टन परमाणु को और ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए अपना एक सिद्धांत देते हैं जिसको बोलते हैं डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि मैं पहले भी आपने देखा होगा, पढ़ा चुका हूं। तो डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत डाल्टन ने दिया, और डाल्टन अपने सिद्धांत में पहला पॉइंट तो यही कहते हैं, जो कि परमाणु की परिभाषा भी है, कि कोई भी द्रव्य परमाणु से मिलकर बना है और परमाणु अविभाज्य होते हैं। तो हम सीधे से कह सकते हैं द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है। अर्थात इसका मतलब यह है कि मेरे हाथ में जो ये मार्कर है, ये मार्कर द्रव्य है, तो इसके अंदर भी परमाणु होते हैं, और परमाणु जो इसके अंदर माने इसके अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं, माने जिससे ये पूरा मार्कर बना है,
उन छोटे छोटे कणों को बोलते हैं परमाणु। और परमाणु किसी से मिलकर नहीं बने होते, अर्थात परमाणुओं को नहीं तोड़ा जा सकता, तो परमाणु अपने आप में अस्तित्व रखते हैं। तो द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना है। तो देखो एक एक शब्द का मतलब समझना है। आप ये समझ लीजिए कि द्रव्य क्या है, अविभाज्य क्या होता है, परमाणु क्या होता है, तो आपको बाकी इससे मिलकर बना है। संज्ञा सर्वनाम तो सबको आते ही आते हैं, तो आपको सारी चीजें मैं एकदम क्लियर करता चलूं, क्योंकि देखो पढ़ने का मतलब, पढ़ाने का मतलब यही होता है कि जब भी कोई वर्ड आपके सामने नया आए, कोई शब्द नया आता है, उसका मतलब आपको अपने हिसाब से पता होना चाहिए। तो फिर उन शब्दों को वाक्य में परोना तो फिर आपको आता ही है। हिंदी वाले गुरुजी आपको बहुत अच्छे से सिखाते होंगे। तो मेरा सब बच्चों से कहना रहता है कि जब भी कोई आप नया सिद्धांत पढ़ रहे हैं या कोई नया ऐसा कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई हम प्रयोग पढ़ रहे हैं, विज्ञान की कोई ऐसी बात आती है हमारे सामने, कोई नया शब्द आता है, तो उन शब्दों को जब हम अपने हिसाब से समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाता है विषय। तो पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चों को ये समझा पाऊँ कि द्रव्य अगर बोला तो जैसे ही कोई माइंड में क्लिक हो द्रव्य, तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमारे आसपास की वस्तुएं उन्हीं की बात हो रही है। तो यही है कि जो द्रव्य होता है वो अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है, अर्थात कोई भी वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, उन कणों को हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु किसी से मिलकर नहीं बना होता, इसलिए परमाणु अविभाज्य होता है। अगर हम बात करें डाल्टन परमाणुवाद के सिद्धांत के दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट में डाल्टन कहते हैं एक ही तत्व के परमाणु एक जैसे होते हैं, द्रव्यमान में भी और अन्य गुणों में भी। जैसे सोडियम है, मान लीजिए कि सोडियम के हमारे पास 4 परमाणु हैं। ये पहला परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, ये तीसरा परमाणु है, ये चौथा परमाणु। तो ये चारों के चारों परमाणु समान गुणधर्म वाले होंगे। समान गुणधर्म माने इनके द्रव्यमान भी समान होंगे, समान द्रव्यमान के होंगे। तो डाल्टन अपने दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि एक ही तत्व के परमाणु समान द्रव्यमान तथा समान गुणधर्म वाले होते हैं, उनके गुण आपस में समान होते हैं। जबकि इसकी कंपेयरिंग एक तत्व के परमाणुओं की तुलना दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ करें। मान लीजिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन के हम 4 परमाणुओं को या 3 परमाणुओं को जितने भी देखें, तो इनकी आपस में तुलना करें, तो इसके जो सोडियम के परमाणु होंगे क्लोरीन के परमाणुओं की तुलना में अलग अलग गुण वाले होंगे। माने इस सोडियम के परमाणुओं के गुण क्लोरीन के परमाणुओं के गुण से भिन्न होंगे, माने द्रव्यमान भी भिन्न होगा और अन्य जो गुण होते हैं वो भी भिन्न होंगे। जबकि सोडियम के अपने अपने परमाणु एक जैसे गुण के होंगे, क्लोरीन के अपने अपने परमाणु एक जैसे गुण के होंगे, लेकिन इनके दोनों के आपस में तुलना करने लगे तो इनके गुण आपस में कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग गुणधर्म वाले होंगे। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में वो ये कहते हैं कि जो परमाणु होते हैं, एक, दो या दो से अधिक तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो आपस में संयोग करते हैं और यौगिक बनाते हैं। और संयोग भी कैसा करते हैं, निश्चित अनुपात में। जैसे मैग्नीशियम है और क्लोरीन है, तो मैग्नीशियम के परमाणुओं ने क्लोरीन के परमाणुओं के साथ निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे तो यौगिक बन जाएगा। तो ये बात आपको जो एक रासायनिक आवंधन वाला चैप्टर है वहां समझ में आएगी कि वो निश्चित अनुपात संयोजकता को कह रहे हैं। तो mg की वैसे पता भी होता है, हमने 10th क्लास में चीजें पढ़ी होती हैं। तो 10th क्लास में हमें बताया भी जाता है कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, 2, क्लोरीन की कितना होती है, 1। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता उसके नीचे, तो फाइनली क्या mg के नीचे 1 आएगा और Cl के नीचे 2 आएगा, तो क्या बन जाएगा ये MgCl2, और इसको क्या बोलते हैं, यौगिक है। तो मैं ये कह रहा हूं तीसरे पॉइंट में डाल्टन ये कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा एक ही तत्व के परमाणु समान द्रव्यमान व समान गुण वाले होते हैं।
और जो मैं अभी आपको बता रहा था इसको अभी मैं लिख कर बता देता हूँ, क्या कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। तत्वों के परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिकों का निर्माण करते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो ये 3 पॉइंट डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत के हैं। एक चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमाणुओं को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड में जितने परमाणु उपस्थित हैं उतने ही हैं। अर्थात परमाणुओं को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना तो आप बना सकते हैं किसी भी विधि द्वारा, और ना ही उन परमाणुओं को किसी भी विधि द्वारा नष्ट कर सकते हैं। बस आप इतना कर सकते हैं कि परमाणुओं को एक रूप से दूसरे रूप में पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, अर्थात परमाणु पुनर्व्यवस्थित हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सपोज कीजिए सोडियम की रिएक्शन आप क्लोरीन से करा रहे हैं, तो आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, NaCl बनता है। तो आप कहते भी होंगे कि बैलेंस करो इसको, जितना सोडियम इधर है उतना उधर होने चाहिए, जितना क्लोरीन इधर है उतना उधर होने चाहिए। तो आप देखें क्लोरीन 2 है तो ये 2 हो गया, ये आपने 10th क्लास में सीखा होगा समीकरणों को संतुलित करना। इधर सोडियम के 2 परमाणु हैं तो ये हो गए 2 परमाणु। तो अब आप एक बात देखिए, जितने परमाणु सोडियम के इधर उतने उधर, जितने क्लोरीन के परमाणु इधर उतने उधर। लेकिन आप देखेंगे ये सोडियम है ये क्लोरीन है, लेकिन ये आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करके बना लिया है इन्होंने सोडियम क्लोराइड, एक यौगिक बना लिया। तो इधर तो सोडियम और क्लोरीन है, इधर क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। तो परमाणु जितने इधर थे उतने ही उधर हैं टोटल, लेकिन परमाणु अब क्या हो गए हैं, पुनर्व्यवस्थित। पहले वो सोडियम क्लोरीन के रूप में थे, अब वो क्या बन गए हैं, सोडियम क्लोराइड। तो ये 4 जो बातें हैं उनमें चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, परमाणु को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। इसको हम परमाणु संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। तो ये डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक बार फिर से आप इनको देख लीजिए, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। और ये डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत आने से परमाणु के बारे में उस समय के वैज्ञानिकों ने सोचना शुरू किया कि परमाणु कैसा है, परमाणु में और कुछ भी हो सकता है क्या। तो इस परमाणुवाद सिद्धांत से इनके बाद में आने वाले वैज्ञानिकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, और इस परमाणु के संबंध में धीरे धीरे और प्रयोग होने लगे और जानकारियां मिलने लगी, जो कि हम इनके नेक्स्ट टॉपिकों में पढ़ने वाले हैं। तो डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के बाद बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रयोग हुए जो कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने किए, और लगभग ऐसा कहते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत तक, 19वीं सदी के अंत तक ये देखने में आया कि परमाणु जो है जिसको अविभाज्य माना जा रहा था, तो उन खोजों के बाद, उन प्रयोगों के बाद ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु अविभाज्य नहीं होता, अर्थात परमाणु विभाज्य होता है। परमाणु भी कैसा होता है, विभाज्य। अर्थात परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है, और अगर परमाणु टूट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि परमाणु के अंदर कुछ और भी है। और वो कुछ और क्या था, परमाणु के लिए फिर ये कहा गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, न्यूट्रॉन की खोज हुई, और ये कहा जाने लगा कि परमाणु किसी द्रव्य का सूक्ष्म कण है, माने सूक्ष्मतम, छोटे से छोटा नहीं, छोटा कण है। तो जो हमें पदार्थ दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, जो पदार्थ है अर्थात जिनमें द्रव्यमान होता है, तो जो आधुनिक परिभाषा है, जो उसकी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है परमाणु का, वो ये कहता है कि परमाणु किसी भी पदार्थ का, किसी भी द्रव्य का छोटे से छोटा कण ना होकर छोटा कण है, तथा परमाणु विभाज्य होता है। परमाणु स्वयं 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। इन 3 मूल कणों को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
तो जो सबसे छोटे हुए वो कौन हुए? मूल कण कौन हुए? इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ। और हमने हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रॉन की खोज भी है, प्रोटॉन की खोज भी है, न्यूट्रॉन की खोज भी है। क्योंकि आप सोचेंगे भी कैसे पता चल गया कि परमाणु विभाज्य होता है या परमाणु में ये होते हैं, तो हमने एक एक करके इन तीनों मूल कणों की खोज के बारे में पढ़ना है। तो इस समय जो मैंने अभी तक आपको बताया है वो है परमाणु पुरानी धारणा के अनुसार, और सेकंड पॉइंट बताया मैंने आधुनिक धारणा के अनुसार। तो परमाणु पुरानी धारणा के अनुसार जो जॉन डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत है उसके अनुसार भी है, अर्थात परमाणु किसी भी द्रव्य का, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, छोटे से छोटा कण है जिससे मिलकर यौगिक बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं परमाणु। तथा परमाणु किसी से मिलकर नहीं बना होता, परमाणु अविभाज्य होता है, ऐसा पुरानी धारणा कहती है। लेकिन मैंने आपको बताया अभी कि जब उस धारणा के बाद, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रयोग किए गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उन एक्सपेरिमेंट के बेस पर परमाणु की आधुनिक धारणा दी गई। और परमाणु की आधुनिक धारणा कहती है कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म कण है, छोटे से छोटा नहीं, छोटा कण है। ये तो कह रही है कि छोटे से छोटा कण है, माने उससे छोटा कुछ होता ही नहीं परमाणु से। लेकिन ये वाली धारणा कहती है कि परमाणु छोटा कण है, लेकिन उससे छोटे कण भी उसके अंदर मौजूद होते हैं, और उन कणों के नाम क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आधुनिक धारणा के अनुसार परमाणु किसी भी पदार्थ का, किसी भी द्रव्य का छोटा कण है, परंतु परमाणु स्वयं 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। इन 3 मूल कणों को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आधुनिक धारणा के अनुसार परमाणु विभाज्य है, और पुरानी धारणा के अनुसार परमाणु कैसा होता है? अविभाज्य। और आधुनिक धारणा के अनुसार कैसा है? विभाज्य है, क्योंकि वो इन 3 मूल कणों से मिलकर बना है। तो आपको अभी तक परमाणु के बारे में इतना समझ में आ गया होगा, परमाणुवाद का सिद्धांत और आधुनिक धारणा के अनुसार क्या है। इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज ऐसे सीधे नहीं हो गई थी, जो प्रैक्टिकल है उसका नाम है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है, प्रयोग का नाम है कैथोड किरणों की खोज। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बड़े क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर इमेज रहनी चाहिए कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा, उससे पहले क्या पढ़ा, इसके बाद ये क्यों आ रहा है। तो मैं ऐसे बताता चलूंगा, और जब भी हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें मैं पहले से आपको बताऊंगा कि मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ। तो आप जब भी पढ़ने बैठें, जो वीडियो देखने बैठें, तो अपने पास कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, जिससे कि जो महत्वपूर्ण आपको पॉइंट लगते हैं उनको नोट भी करते रहें। अगर आपको इनके लिखित में नोट चाहिए होंगे तो वो भी मैं PDF बनाकर शेयर कर दूंगा। लेकिन पहले आप इस पूरे हम परमाणु संरचना को समझने की कोशिश करते हैं और नए अपने टॉपिक पर चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है कैथोड किरणों की खोज। कैथोड किरणों की खोज के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, 1830 में एक साइंटिस्ट हुए हैं माइकल फैराडे। ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण इन्होंने प्रभाव को बताया था, जिसको हम कहते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या है? माइकल फैराडे 1830 में ये बता रहे थे कि अगर मान लीजिए आप किसी पात्र में कोई विलयन लें, कोई भी विलयन लें, जैसे मान लीजिए जिंक सल्फेट का विलयन है, और इसमें 2 धातु की छड़ें लगा दें। इन धातु की छड़ों को क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये जिंक की छड़ है, Zn की छड़, और ये कॉपर की छड़ है, ऐसा मान लेते हैं, कॉपर की छड़।
मानिए जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, क्योंकि धातु की छड़ को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोड। इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों इलेक्ट्रोड की सहायता से हमने इसमें कर दी है विद्युत धारा का प्रवाह कर दिया हमने। तो विद्युत धारा का प्रवाह करने से क्या होगा कि जो जिंक सल्फेट का विलयन है वो आयनों में टूटेगा, Zn+2 और SO4-2। और ये जो आयन है अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर जाने लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस वाला माइनस तरफ जाएगा और माइनस वाले जो आयन है वो प्लस वाली तरफ आएंगे। इसको माइकल फैराडे ने कहा विद्युत अपघटन की ये प्रक्रिया होने लगी है। और जब विद्युत अपघटन होने लगेगा तो इस घोल में रासायनिक जो Zn+SO4 का जो घोल था, ये जो भी घोल है, जिस भी विलयन का ये घोल है, उसमें रासायनिक परिवर्तन होने लगता है। अर्थात माइकल फैराडे ये कह रहे हैं 1830 में कि यदि आप किसी विलयन में इलेक्ट्रोडों की सहायता से विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तब वो विलयन आयनों में टूटेगा और उसके जो आयन हैं अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर जाना प्रारंभ कर देते हैं। इस घटना को उन्होंने नाम दिया विद्युत अपघटन का। और इसके संबंध में उन्होंने दो महत्वपूर्ण नियम दिए जो कि आपको 12th क्लास में पढ़ने हैं, जो कि फैराडे के दो नियमों के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कैथोड किरणों की खोज में इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कैसे जानकारी होनी चाहिए? जो काम माइकल फैराडे विलयनों के लिए कर रहे थे वो काम कैथोड किरणों की खोज में वैज्ञानिकों ने गैसों के लिए किया। ने जैसे एक वैज्ञानिक हैं जूलियस प्लकर, एक है विलियम क्रूक, जे थॉमसन। इन साइंटिस्ट ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से ही कैथोड किरणों की खोज हुई है। उस कैथोड किरणों की खोज में माइकल फैराडे का वो विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है उसका क्या यूज है, वो जानकारी हमें होना क्यों जरूरी है, वो अभी आप देखेंगे। इन साइंटिस्ट ने एक कांच की बंद विसर्जन नलिका ली। ये कांच की बंद है ये, और इसको बोलते हैं विसर्जन नलिका। विसर्जन नलिका का मतलब होता है जिसमें आप विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, दाब रखेंगे कम, ताप और जो वोल्टेज होगी वो होगी हाई। इस विसर्जन नलिका में दो इलेक्ट्रोड लगे थे। एक को कहा कैथोड, माइनस चार्ज होगा इस पर, और एक पॉजिटिव था, इसको कहा एनोड। माने ये दोनों धातु की छड़ हैं। ये कांच की विसर्जन नलिका है, तो मैं इसको लिख देता हूं, ये है विसर्जन नलिका। विसर्जन नलिका, इसमें दाब कम करने के लिए एक निर्वात पंप लगाया गया। निर्वात पंप का काम होता है दाब को कम कर देना। अर्थात इसमें जो क्रियाशील गैसें हैं वो सारी बाहर थी और इसके अंदर क्या था, निर्वात उत्पन्न हो गया। और लगभग दाब को किया गया 10⁻⁻2 mm से 10⁻³ mm। ये बहुत कम दाब है। इन इलेक्ट्रोडों की सहायता से, जो ये धातु की छड़ है, एक कैथोड और एक एनोड, इनकी सहायता से एक हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, लगभग 10,000 वोल्ट। तो 10,000 वोल्ट काफी हाई वोल्टेज होता है। तो ये पूरा आपको एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है, जो पूरा जो प्रयोग है, उसका जो उपकरण उसमें यूज हुआ वो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। ये कांच की विसर्जन नलिका है। ये इस टाइप की होती है जैसे पहले घरों में, आज तो LED CFL वगैरह यूज हो रही है, पहले एक बड़ी सी रोड होती थी कांच की जिन्हें हम ट्यूबलाइट बोलते थे, ये उसके जैसी है। तो कांच की ये बंद विसर्जन नलिका है। इसमें दो धातु के इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक कैथोड है एक एनोड है। इनका काम हाई वोल्टेज को इसमें फ्लो कराना है, इसमें बहाना है। ये दोनों इलेक्ट्रोड इस कांच की विसर्जन नलिका में बिल्कुल फिक्स रहते हैं, फ्यूज रहते हैं, गलित रहते हैं। इसमें निर्वात पंप लगा है। निर्वात पंप की सहायता से दाब कम किया गया, अर्थात इसमें से क्रियाशील गैसें, मतलब गैसों के जो मॉलिक्यूल हैं, जो अणु हैं, वो बहुत कम हैं, निर्वात हैं, वैक्यूम जिसे कहते हैं। और हाई वोल्टेज स्रोत से बहुत उच्च विभव से इसको कनेक्ट कर दिया गया इलेक्ट्रोडों को।
अब उन्होंने क्या, देखो वो जो अभी मैं आपको माइकल फैराडे वाली जानकारी दे रहा था, उसका क्या मतलब है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे माइकल फैराडे विलेनों के लिए कर रहे थे। उन्होंने क्या काम किया है, उनके उसमें एक्सपेरिमेंट में क्या है, इलेक्ट्रोड लगे हैं, दो धातु की छड़ है, वो भी विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं, लेकिन यहां तो हो रहा है गैसों में और वहां किस में हो रहा है, विलेनों में। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया इनके माइंड में, ये माइकल फैराडे की वजह से आया। क्योंकि देखो जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों के दिमाग में, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई उनके दिमाग में ऐसा कैसे आ गया कि एकदम से ये सब करना है, तो एकदम से नहीं आता है, तुरंत के आइडिया नहीं होते। जो पहले के कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं वहां से कोई आइडिया आता है, भले ही वो फेल हो जाए लेकिन वो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तो देते ही हैं। तो वो जो महत्वपूर्ण जानकारी के बेस पर जो वैज्ञानिक होते हैं वो नए नए एक्सपेरिमेंट को करते हैं। तो उन्होंने क्या काम किया है, उस माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट से अपना ये एक्सपेरिमेंट सेटअप किया है। तो वो काम विलेनों में विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं, यह गैसों में विद्युत धारा का प्रवाह किया जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी थी उन्हें कि जब आप गैसों में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, अर्थात इस विसर्जन नलिका का आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो दाब कम होना चाहिए और विभव उच्च होना चाहिए, ये तभी संभव है। तो उन्होंने जब इतनी हाई वोल्टेज पर, इतने लो प्रेशर पर, माने इतने उच्च विभव और इतने निम्न दाब पर इन इलेक्ट्रोडों की सहायता से विद्युत धारा का प्रवाह कराया, तो उन्होंने क्या देखा कि जो यहां से विद्युत धारा का प्रवाह होने लग गया है, माने इस टाइप से कोई चीजें चल रही हैं, वो अदृश्य हैं, वो दिख नहीं रही हैं, लेकिन इसमें पूरे में विद्युत धारा का प्रवाह हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये परिपथ पूर्ण हो गया है, अर्थात इसके और इसके बीच में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी विद्युत धारा का प्रवाह हो जा रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहां से निकल के वहां तक जा रहा है। तो उन्होंने, चूंकि वो कैथोड से निकल रहा है और एनोड की तरफ जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने इन किरणों को नाम दे दिया कैथोड किरणें। इनको क्या नाम दे दिया है, कैथोड किरणें। इन कैथोड किरणों के लिए एक संबंध में ये बात भी देखो पहले से पता थी, मतलब सॉरी कैथोड किरणों के बारे में नहीं, मतलब ये बात पहले से पता थी कि जो समान आवेश होते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस प्लस या माइनस माइनस, वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से हमेशा दूर भागते हैं। तो चाहे माइनस माइनस आएंगे नजदीक तो वो दूर भागेंगे, प्लस प्लस अगर होंगे तो वो दूर भागेंगे। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर कोई माइनस से जा रहा है और प्लस की तरफ जा रहा है, तो अगर कोई माइनस से जा रहा है इसका मतलब ये खुद कैसा होगा, माइनस, तभी तो माइनस से दूर भाग रहा है, और प्लस की तरफ जा रहा है इसका मतलब ये माइनस है। दोनों बातों से पुष्टि हो रही है। तो दो समान आवेश सदैव एक दूसरे को दूर भागते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ऐसा यहाँ हो रहा है। तो जो ये यहाँ से निकलकर उधर जा रही हैं, तो ये कैथोड किरणें कैसी होती हैं, ये ऋणावेशित किरणें होती हैं, माइनस वाली किरणें होती हैं, ऋणावेशित होती हैं। इससे ये बात पता चल रही है। तो पहले से ये बात पता थी माइकल फैराडे का, वो विलेनों में विद्युत धारा का प्रवाह करना, और विद्युत धारा प्रवाह करने पर आयनों में टूटना और आयनों की सहायता से वो विपरीत आवेशों पर जाना उनका, तो उसको उन्होंने गैसों के लिए कर दिया। दूसरा, उन्हें ये बात पता थी कि समान आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, तो अगर ये यहाँ से दूर जा रही हैं तो ये माइनस की रही होंगी, उसकी तरफ जा रही होंगी, विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं, तो इसका मतलब ये माइनस की है, अर्थात ऋणावेशित होती है। साथ में ये उस समय विसर्जन नलिका वाले जो प्रैक्टिकल थे बड़े पॉपुलर हो रहे थे, इसीलिए पॉपुलर हो रहे थे क्योंकि इनसे कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते जा रहे थे। इसलिए उन्होंने भी ये डिसीजन लिया कि कैथोड किरणों की खोज का जो एक्सपेरिमेंट सेटअप है वो उन्होंने विसर्जन नलिका के रूप में हमें देखने को मिला। तो मैं इसको ओवरऑल एक बार आपको बता देता हूँ। जूलियस प्लेकर, विलियम क्रूक, जे थॉमसन ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाया जिसमें कांच की बंद विसर्जन नलिका थी। उसमें दो धातु की छड़ें कैथोड और एनोड लगे थे। उन कैथोड एनोड का काम उच्च विभव पर विद्युत धारा का प्रवाह करना था। निर्वात पंप लगाया गया। इस निर्वात पंप की सहायता से अंदर निर्वात उत्पन्न किया गया, अर्थात दाब बहुत कम किया गया। यहाँ गैसों के अणु समझ लीजिए बिल्कुल नगण्य थे, गैसें थी ही नहीं अंदर। उन्होंने जब उच्च विभव पर इन इलेक्ट्रोडों की सहायता से विद्युत धारा का प्रवाह कराया, तो इसमें यहाँ कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह हो गया, अर्थात यहाँ से कुछ कण निकलकर उधर गए, कुछ किरणें वहां तक पहुंची और उन्होंने ये कैथोड से निकली थी, एनोड की तरफ जा रही थी, इसलिए इन किरणों का नाम क्या रखा, कैथोड किरणें इनका नाम रखा। तो इस प्रकार से कैथोड किरणों की खोज हुई। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात, उन्होंने सोचा इस प्रेक्षण को, ये जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, इसको और थोड़ा ठीक से अध्ययन करने के लिए उन्होंने क्या काम किया, एनोड में छिद्र कर दिए
और इस तरफ प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप कर दिया और प्रतिदीप्त पदार्थ उन्होंने प्रयोग किया ZnS, इसका नाम होता है जिंक सल्फाइड। आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो पहले बिना जो एनोड है वो छिद्रित वाला नहीं है, सिंपल एनोड लगा है, जो कि मैं भी बता रहा था, लेकिन उन्होंने इसके प्रेक्षणों को और ठीक से प्राप्त करने के लिए एनोड में छिद्र कर दिए और इस तरफ क्या लगा दिया है, प्रतिदीप्त पदार्थ लगा दिया है। इस प्रतिदीप्त पदार्थ की विशेषता होती है, वो आपको पता होना चाहिए। प्रतिदीप्त पदार्थ पर यदि कोई आवेशित कण टकरा जाए, आवेशित माने जिस कण पर आवेश होता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर इस प्रतिदीप्त पदार्थ पर कोई आवेशित कण टकरा जाए तो यहाँ चमक उत्पन्न होने लगती है। तो वही हुआ। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर लगातार चमक उत्पन्न हो रही है, हरे रंग की चमक उत्पन्न हो रही थी, और तब उन्होंने अपने इन प्रेक्षणों को और ठीक से प्राप्त किया और उन्होंने कहा कि वास्तव में इधर से कुछ किरणें जो यहाँ तो अदृश्य है, नहीं दिखाई देती, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचती हैं तो हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं, और इन किरणों को उन्होंने कैथोड किरणों का नाम पहले दिया था। लेकिन अब इस प्रकार से जब एक्सपेरिमेंट सेटअप किया तो वो जो प्रेक्षण पहले आए थे उसकी तुलना में ये बेहतर प्रेक्षण उनको प्राप्त हुए। तो यहाँ से इस प्रकार से खोज हुई कैथोड किरणों की। कैथोड किरणों का उन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। उन कैथोड किरणों की खोज के बाद, कैथोड किरणों की विभिन्न प्रकार से अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये बताया, और उन्होंने किसने, जे थॉमसन ने स्पेशली बताया कि कैथोड किरणें जिन छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं उन छोटे कणों को कहते हैं, सूक्ष्म कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन किया, अलग अलग तरीके से उनकी स्टडी की, और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने कहा कि कैथोड किरणें जिन छोटे कणों से मिलकर बनी होती है उन छोटे कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रकार से कैथोड किरणों की खोज हुई तथा कैथोड किरणों की खोज की सहायता से इलेक्ट्रॉन को पहचाना गया। इसमें किसी का कोई अगर आपका डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं उसको आपको और ठीक से आपके वो जो डाउट हैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। इसके टॉपिक के बाद कैथोड किरणों और इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाने के बाद एक जो कैथोड किरणें हमें मिल गई हैं तो इनकी विशेषताएं टॉपिक है। तो कैथोड किरणों की विशेषताओं को पढ़ें। तो पूर्ण विशेषता तो यही है कि जो कैथोड किरणें होती हैं ऋणावेशित किरणें होती हैं, नेगेटिव रेज हैं, तो ये किरणें ऋणावेशित होती हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये कैथोड से एनोड पर जा रही है, कैथोड नेगेटिव है, ऋणावेश है, एनोड पर धनावेश है, तो जब ये माइनस से दूर भाग रही हैं तो माइनस से दूर भागेंगी खुद माइनस होंगी, क्योंकि प्लस की तरफ भाग रही है, ऐसे समझ लो आप। तो जो माइनस से भाग रहा हो प्लस की तरफ जा रहा हो तो खुद माइनस होगा, अर्थात ये किरणें कैसी होती हैं, ऋणावेशित होती है। ये सबसे पहली विशेषता है इनकी। दूसरी विशेषता, जो कैथोड किरणें होती हैं इनको अगर आप विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से गुजारेंगे, माने इनको अगर आप कहीं पर विद्युत क्षेत्र है वहां से गुजार दिया या कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है वहां से गुजार दिया, तो ये विक्षेपित हो जाती हैं, अर्थात जिस पथ पर ये जा रही थी उस पथ से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाएंगी, इधर हो जाएंगी या उधर हो जाएंगी। किधर हो जाएंगी वो भी बता देता हूं। तो ये किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित माने होता है विचलित हो जाती हैं, अपने मार्ग में विचलित हो जाती हैं। मैं बहुत बार कहता हूं कि जैसे होता है ना कि बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा भी देखते हैं कि उनको टीचर समझा रहे हैं बहुत अच्छे से कि बेटा सीधे सीधे चलो, पढ़ना है बहुत आपको अच्छे से, लेकिन कुछ ऐसे आपको बाह्य कारक मिलते हैं कि उनकी उपस्थिति में आप अपने पथ से विचलित ही हो जाते हो, जाना सीधे है और चले जाते हो तिरछे। तो वही है इनके साथ भी कि अगर ये किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में आप गुजारेंगे तो ये विचलित होंगी। इसका मतलब ये कैथोड किरण जा रही है, मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव वैद्युत क्षेत्र लगा था, तो ये खुद कैसी होती है, नेगेटिव रेज होती है, ऋणावेशित किरण है, तो ये किधर को विचलित हो जाएगी, प्लस वाली तरफ को ये चली जाएगी, जबकि इसको जाना कहाँ चाहिए था, सीधे। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होगी, वहाँ चुंबकीय ध्रुव होते हैं नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिण, तो वहां भी ये विचलित हो जाती है। अर्थात जिस अपने पथ पर सीधे सीधे जा रही थी फिर नहीं जाती, फिर या तो ऊपर या नहीं, मतलब वहां विचलित हो जाएगी, अपने पथ से बदल देगी अपने पथ को। थर्ड पॉइंट, कैथोड किरणों की अगर बात करें, इनमें
भार होता है, माने इनमें द्रव्यमान है, इनमें भार है। तो इन किरणों में भार होता है। इसका क्या मतलब है? माने ये किरणें वजनदार किरणें हैं। वजनदार किरणों से मतलब ये है कि इसको, इस बात को उन्होंने प्रयोग के माध्यम से सिद्ध भी किया। कैथोड किरणों के मार्ग में, रास्ते में यदि कोई पैडल व्हील रख देंगे आप, पैडल व्हील का मतलब होता है आप साइकिल चलाते हैं तो उसमें पैडल कहते हैं ना, पैडल होता है, तो वो पैडल व्हील, व्हील माने होता है चक्र। तो ऐसा कोई गोल पहिया जैसा रख देंगे, बहुत हल्के द्रव्यमान का होना चाहिए। ये नहीं कि आपने वो साइकिल वाला पैडल रख दिया, उसको थोड़ा घुमा देंगे। तो अगर आप उनके रास्ते में कोई ऐसा पैडल व्हील रख देंगे, तो जब कैथोड किरणें इससे गुजरेंगी तो ये पैडल व्हील घूमने लगता है, ये पैडल व्हील को घुमा देती है। तो इससे क्या पता चल रहा है? घुमाएगा तो वो जब इनमें वजन होगा तभी तो घुमा पाएंगी। अगर मान लीजिए मेरे हाथ में कोई पैडल है और इस हाथ से मैं उसको घुमा दूं, तो इसका मतलब मेरे अंदर ये द्रव्यमान है, तभी तो घुमा पा रहा हूँ। तो ऐसे यहाँ है, तो अगर इन किरणों के रास्ते में अगर आप कोई पैडल व्हील रख देंगे तो वो घूमने लगता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि इन किरणों में भार होता है। ये तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है चौथी विशेषता। इन किरणों के लिए E/m का जो मान है वो हमेशा कैसा होता है? नियतांक होता है, फिक्स होता है। अब सबसे पहले तो यही पता हो कि E/m होता क्या है। E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और m का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये जो वैल्यू है कैथोड किरणों के लिए हमेशा फिक्स होती है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो विसर्जन नलिका जो हम ले रहे हैं, उस विसर्जन नलिका में जो कैथोड और एनोड लगे हैं, तो वे जिस धातु की छड़ के लगे हैं उनकी प्रकृति, माने उन धातु की छड़ों को बदल बदल कर देखा, और जो अंदर गैस होगी, जो भी थोड़ी बहुत गैस होगी, उस गैस की प्रकृति को बदल के देखा, माने उस गैस को बदल बदल के देखा। तो देखने में क्या आया कि जो भी कैथोड किरण उत्पन्न हुई, भाई मान लीजिए ये धातु की छड़ पहली बार जिंक और कॉपर की ली, अगली बार मैग्नीशियम और कॉपर की, या मैग्नीशियम के साथ आयरन ले लिया, माने धातु की छड़ों के पदार्थ को बदल बदल कर देखा। तथा साथ में जो अंदर गैस के थोड़े बहुत अणु हैं उनको, गैस की प्रकृति को बदल बदल के देखा। तो जो कैथोड किरणें उत्पन्न हुई, उन कैथोड किरणों के लिए E/m का मान हमेशा कैसा आया? नियतांक आया। इसको मैं आपको इसके कैथोड किरणों की विशेषताओं के बाद, या एनोड किरणों की खोज एक टॉपिक आएगा, उसके बाद मैं आपको E/m के लिए जो एक एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन द्वारा किया गया था उसको भी मैं बताऊंगा, तो वहां थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। तो सीधे सीधे कहते हैं कि इन किरणों के लिए E/m का मान नियतांक होता है, अर्थात इन किरणों के गुण, इन किरणों के गुण उस विसर्जन नलिका में जो गैस यूज हो रही है और जो इलेक्ट्रोड के जो पदार्थ हैं उनको, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। अर्थात इन किरणों के गुण इलेक्ट्रोडों, इलेक्ट्रोडों का मतलब समझ रहे हैं ना? इलेक्ट्रोडों का मतलब होता है धातु की छड़। मैं पहले भी कह रहा था, जब भी कोई वर्ड आए उसे आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। अभी जैसे आप अपने मित्रों के साथ बैठे हैं, कहीं ऐसा इलेक्ट्रोड वर्ड आ जाता है, तो आप सीधे समझिए ना कि धातु की छड़ की बात हो रही है। तो अगर आपको कहीं पड़ी हुई लोहे की सरिया मिलती है तो आप कहेंगे ना कि इलेक्ट्रोड बन सकता है इसका, क्योंकि ये धातु की छड़ है। तो अर्थात इन किरणों के गुण इलेक्ट्रोडों की प्रकृति तथा गैस की प्रकृति, जो गैस उस विसर्जन नलिका में आप ले रहे हैं, गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये चार मैंने आपको अभी बता दिए हैं, तो इन चारों को आप बहुत ठीक से देख लें। और इनमें चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि E/m का मान नियतांक होता है, अर्थात इन किरणों के गुण जो इलेक्ट्रोड हम उस विसर्जन नलिका में बदल बदल कर यूज करते हैं, उनके प्रकृति पर, या जो गैस उसके अंदर गैस अणु लेते हैं उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। इसके बाद कैथोड किरणों की विशेषताओं में पांचवी विशेषता पर चलते हैं। कैथोड किरणें जब एनोड पर पहुंच जाती हैं, एनोड के पीछे हमने क्या लगाया होता है? प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति पदार्थ। वहां पहुंचकर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। तो कैथोड किरणें कैथोड से प्रारंभ होकर एनोड तक जाती है, एनोड तक, माने एनोड तक जाती रहेंगी, तथा
प्रतिदीप्त पदार्थ तथा प्रतिदीप्त पदार्थ पर टकराकर चमक उत्पन्न करती हैं। और जब वो चमक उत्पन्न करती हैं तब आप समझिए कि इससे ही पुष्टि हो जाती है कि कैथोड किरणों का उत्पादन हो रहा है और कैथोड किरणें लगातार कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। तो ये कैथोड किरणों की 5वीं विशेषता है। तो ये सब कैथोड किरणों की विशेषताएं मैंने आपको बता दी हैं। इसमें कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिसको मैं अगले वीडियो में आपके उस डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, क्योंकि अब यहाँ तक हम कम से कम परमाणु का जो एक मूल कण है उसको जान चुके हैं कि परमाणु का जो एक मूल कण है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसके सिंबल की बात भी अभी होगी, मैं फिलहाल तो आपको ऐसे लिख देता हूं कि परमाणु का जो एक मूल कण है उसकी खोज हो चुकी है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक आज जो हमने पढ़ा है उसको मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं हर वीडियो में आपको ये पॉइंट वाइज करता चलूंगा। आप परमाणु की पुरानी धारणा पढ़ चुके हैं, आधुनिक धारणा पढ़ चुके हैं। आधुनिक धारणा में हमें ये पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 मूल कण होते हैं परमाणु के, और परमाणु विभाज्य होता है। तो उनमें से जो एक मूल कण है इलेक्ट्रॉन, उसकी खोज, और उसकी खोज से पहले क्या है, कैथोड किरणों की खोज। तो कैथोड किरणों की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज और कैथोड किरणों की विशेषताओं को हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे हम पढ़ेंगे एनोड किरणों की खोज, एनोड किरणों की खोज।